ट्रस्ट और भरोसा निवेश के लिए महत्वपूर्ण। अब हम थोड़ा भीतर चलते हैं। ट्रस्ट की बात हमने कर ली। नीलेश भाई, जब बाजार डगमगाता है, गिरता है, जो आज की स्थिति है, बाजार में तेज करेक्शन है, तो निवेशक, आम निवेशक यहाँ जो बैठे हुए हैं, जो थोड़ा बहुत भी निवेश समझते हैं, उनके दिमाग में एक दुविधा हमेशा आती, और आपसे अच्छा निवेश गुरु से हल नहीं कर सकता कि, और आप अपने फंड मैनेजर के तौर पर भी इसको शायद अप्लाई करते होंगे, इन्वेस्टर्स के लिए ऐसी स्थिति में जब मार्केट वॉलेटिलिटी में हो, गिर रहा हो, आगे की दिशा ना दिख रही हो, जिस पर हम आगे समझेंगे, वैल्यू इन्वेस्टिंग अच्छी है या ग्रोथ इन्वेस्टिंग अच्छी है? वैल्यू चुनना चाहिए या ग्रोथ चुनना चाहिए? आपका फॉर्मूला क्या कहता है इस समय, जबकि लोगों को पता ही नहीं कि आज बाजार में क्या हो रहा है और शाम को कल क्या होने वाला है और रात में क्या अमेरिका से आ जाएगा ऐसी सिचुएशन में? अंशुमन भाई, एज अ फंड मैनेजर मेरा काम है पैसा बनाना, एंड पैसा अगर वैल्यू में दिखता है तो वैल्यू करके पैसा बनाऊंगा, ग्रोथ दिखता है तो ग्रोथ करके बनाऊंगा। बट एक बात याद रखिए कि क्रिकेटर है, जैसे सौरव गांगुली लेफ्टी थे, सचिन तेंदुलकर राइटी थे। अब सौरव गांगुली की ऑफ साइड प्रिफर्ड साइड थी, वहां पे वो महाराजा थे, किसी भी बॉल को वहां पे वो 10 फील्डर के बीच से भी निकाल देंगे। ऑन साइड पे वो उतना अच्छा नहीं खेलते थे। तो हर फंड मैनेजर की एक स्टाइल बन जाती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। वैल्यू इन्वेस्टर है तो वैल्यू में वो अच्छा काम कर पाएगा, बट अगर सौरव गांगुली ऑन साइड पे खेलते ही नहीं तो उनकी करियर इतनी लंबी नहीं चलती। उन्हें अपने आप को ऑन साइड पे खेलने के लिए तैयार कर लिया। ऑफ साइड के महाराजा थे, बट ऑन साइड पे भी रन तो बना लेते थे। तो मैंने हमेशा एज अ फंड मैनेजर किसी भी वाड़े के अंदर, किसी भी बंधन में नहीं जकड़ा है। वैल्यू जब चले तो वैल्यू लेना, ग्रोथ चले तो ग्रोथ लेना, ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस भी इसे कह सकते हैं। बट मैंने हमेशा पैसा बनाने के लिए पैसों का निवेश किया है। ये बेहद महत्वपूर्ण सूझ है क्रिकेट के साथ कि आपको दोनों साइड में खेलना आना चाहिए एक साइड से दोनों प्लैंक पर खेलना चाहिए। आशीष, आप अपनी स्ट्रेटेजी में जब चर्चा करते हैं तो आप लगातार इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी में क्लैरिटी पे फोकस देते हैं। क्लैरिटी होनी चाहिए। कौन सा फिल्टर लगाते हैं आप जो आप गलत स्टॉक नहीं चुनते हैं? वो कौन सा फिल्टर है? एक्चुअली सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि हम लोग जो पैसा मैनेज कर रहे हैं, एटलीस्ट हम लोग जो व्हाइट ओक में बोलते हैं, अगर लोग हमको पैसा नहीं देंगे तो कम से कम इंडेक्स खरीद सकते हैं। तो हम लोगों का सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि हमारा कंपटीशन इंडेक्स के साथ है, और इंडेक्स में हर तरीके का कंपनी है। तो जैसे नीलेश भाई ने बताया, अपना हाथ नहीं बांधने का कि ये करेंगे, ये नहीं करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा नहीं करेंगे। ग्रोथ इंडेक्स, ग्रोथ भी है, वैल्यू भी है, डिफेंसिव भी है, सिक्लिकल भी है, लार्ज मिड स्मॉल सब कुछ है, राइट। सो लंबे अरसे में अगर इंडेक्स को कंसिस्टेंटली बीट करना है तो हर तरीके का निवेश करना पड़ेगा। लेकिन जो आपने फिल्टर्स की बात की, हम लोग कोई फिल्टर ज्यादा नहीं लगाते क्योंकि हर तरीके की कंपनी में निवेश करना है। लेकिन रिलेटिव बेसिस पे अगर आप बात करें तो 2-3 चीजों का जरूर ध्यान देते हैं। सबसे पहला कि भाई गवर्नेंस, क्योंकि देखिए आप कोई भी कंपनी का कितना भी प्रॉफिटेबिलिटी, कितना भी कुछ भी एनालिसिस कर लीजिए, अल्टीमेटली अगर उसका गवर्नेंस अच्छा नहीं है तो सब लोग को डिस्काउंटेड कैश फ्लो, फ्यूचर प्रोजेक्शन करते हैं। अब सेठ तीसरे साल में चोरी करेगा, 5वें साल में चोरी करेगा, मेरे को तो पता नहीं है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट गवर्नेंस होता है। दूसरा चीज, जो कंपनी रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा नहीं बनाती है उसका कोई फ्यूचर नहीं है। और तीसरा चीज, हर जगह पे लोग बोलते हैं वैल्यू ऑफ अ बिजनेस इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो, मतलब वो फ्यूचर कैश फ्लो बोलते हैं, ईपीएस या पैट नहीं बोलते हैं। मतलब जो भी वैल्यूएशन हम करते हैं वो फ्री कैश फ्लो का करते हैं। फ्री कैश फ्लो बेसिस में रिटर्न कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ऊपर होना चाहिए और कंपनी का मैनेजमेंट और गवर्नेंस अच्छा होना चाहिए। ये 3 चीज जरूर हम ध्यान देते हैं। लेकिन केवल यही देख के पोर्टफोलियो नहीं बनाते हैं, फिर ये भी ध्यान में रखते हैं कि भाई इंडेक्स को बीट करना है, तो ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ता है उसका।
अभी हम लोग बात कर रहे थे जो स्टार्टअप सेशन में मनीष जी शायद हैं या चले गए, उन्होंने भी ये बात कही थी कि स्टार्टअप में निवेश करते समय वो कैश फ्लो देखते हैं। जो निवेश कर की तकनीक समझना चाहते हैं उनके लिए आशीष सोमैया का सूत्र बहुत अच्छा है। नीलेश भाई भी ऐसा बताते रहे, फ्री कैश फ्लो कंपनी का देखना चाहिए। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं नीलेश भाई, बाजार की मौजूदा स्थिति पर, डोनाल्ड ट्रंप के हर रात आने वाले एक ट्वीट पे और उसके बाद अगले दिन बाजार में होने वाली तबाही पे हम लोग अब आदी हो चुके हैं कि हम दुनिया में क्या हो रहा है। नीलेश भाई, आप जिस रात रेसिप्रोकल टैरिफ आए, भारतीय समय के अनुसार वो दिन का समय था, और पूरी दुनिया में जो परिस्थिति बनती दिखाई दी, उसके बाद आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी? क्या सोचा आपने जब आपको लगा कि एक राष्ट्रपति पूरी दुनिया में ग्लोबलाइजेशन को खत्म करके रेसिप्रोकल टैरिफ की तरफ जा रहा है? आपको पहली बार क्या महसूस हुआ अचानक? क्योंकि उसके बाद जो बाजार में हुआ वो सबने देखा। एक संस्कृत का श्लोक है जी, जो मैं हमेशा क्राइसिस टाइम में दिमाग में, मन में सोचता हूँ। न धैर्यं विना लक्ष्मी, न शौर्यं विना जय, न ज्ञानेन विना मोक्ष, न दानेन विना यश। जी, धैर्य के बगैर लक्ष्मी पाना मुश्किल है और ज्ञान के बगैर मोक्ष पाना मुश्किल है। शौर्य के बगैर जय पाना भी मुश्किल है और दान के बगैर यश पाना मुश्किल है। बट हमारी स्टॉक मार्केट ऐसी है जहां पे धैर्य भी रखना पड़ता है, मार्केट में शौर्य भी दिखाने के मौके मिल जाते हैं ट्रम्प साहब से, और ज्ञान तो बहुत जरूरी है। तो मेरा काम था ये जो नॉइज आ रही है उसको इग्नोर करे, और जो एक्शन हो रहा है उससे हमारी कंपनीज के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो। अगर मेरी कंपनी सीमेंट बना रही है तो उसके ट्रम्प के टैरिफ से कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। अगर मेरी कंपनी डोमेस्टिक कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेस में है, एसी बेचती है या एयरलाइन चलाती है, तो उन्हें ट्रम्प टैरिफ से कुछ ज्यादा फायदा नहीं होगा। तो जब भी मतलब ऐसी वॉलेटिलिटी आती है, उतार चढ़ाव आते हैं, न्यूज आते हैं, तो फोकस यही करते हैं कि फंडामेंटल पे चले जाए, बैक टू बेसिक्स। अपनी कंपनी के कैश फ्लो के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा उसके ऊपर ध्यान दें। दूसरा, ट्रम्प साहब ने अब तो ये अनुभव दे दिया है, जो एक हिंदी फिल्म का प्रसिद्ध डायलॉग है, शायद उनके लिए एप्लीकेबल है, मेरे बारे में इतना मत सोचो, मैं दिल में आता हूँ, समझ में नहीं आता। उनको समझने की कोशिश। बिल्कुल, डोनाल्ड ट्रंप दिल में आते, समझ में नहीं आते। किसी को दुनिया पहली बार एक ट्रांजैक्शनल यूएस प्रेसिडेंट से डील कर रही है, जो टैरिफ की मीटिंग में जाके कह देता है कि फौज भेजने की फीस भी हमको दे दो, क्योंकि हमने जापान और साउथ कोरिया में अपनी फौज लगाई है, उस पर भी हम टैरिफ लगाएंगे। नीलेश भाई, मैं आपके सवाल पे एक और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पे आपके पास आऊंगा, क्योंकि भारत का निवेशक ये समझ नहीं पा रहा है कि ये गिरावट इंपोर्टेड है या देसी है, इस पर हम आते हैं। लेकिन हम पहले आशीष से सवाल पूछते, डोनाल्ड ट्रंप रियल ब्लैक स्वान साबित हुए, या आपने इस ब्लैक स्वान मूवमेंट की तैयारी कर ली थी और आपको पता था और आपने अपनी स्ट्रेटेजी को इतना फायरवॉल कर लिया था? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अपने कैंपेन से ये कहते चले आ रहे थे कि वो ऐसा कुछ करेंगे। ब्लैक स्वान जैसे अप्रत्याशित घटनाक्रम जो बाजार की उम्मीद से बिल्कुल परे हो जाता है, उसको कहते हैं। नहीं अंशुमन जी, ब्लैक स्वान तो नहीं बोल सकते, क्योंकि काफी समय से इसकी चर्चा हो रही थी। अब देखिए, इनके पिछले टर्म में भी इसका अपने को एक प्रीव्यू मिल गया था, और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जब चल रहा था तब भी इसका प्रीव्यू मिल गया, और ऐसी किताबें मैंने पढ़ी हैं जो ये फोरकास्ट कर रही थी। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप सब आए और उन्होंने टैरिफ लगाया, लेकिन कुल मिला के आप ये समझिए कि इतने सालों से हमको पता है कि अमेरिका का कंज्यूमर और अमेरिका का टैक्स पेयर, जो दुनिया भर में ये कंजम्पशन, दुनिया भर की सिक्योरिटी, ये ट्रेडिंग ऑर्डर वगैरह जो है, इसकी वजह से यूएस का बहुत भारी डेफिसिट और बहुत भारी कर्जा, ये कभी न कभी इनको ठीक करना पड़ेगा, ये अपने को पता था। कभी न कभी ये उथल पाथल होगी, ये अभी अपने को पता था। तो ब्लैक स्वान तो नहीं बोलूंगा इसको, लेकिन अभी का जो सिनेरियो है वो अपने लिए फायदेमंद है। देखिए, जब हम सब स्कूल में थे तो हर क्लास में कोई एक बच्चा है, कोई जिसको बुली बोलते हैं इंग्लिश में, बुली मतलब कोई एक दो बार फेल हुआ, अपने से बड़ा, लंबा चौड़ा, सबको परेशान करता है। अब क्या हो रहा है कि ये जो स्कूल है ना, आप दुनिया को एक को स्कूल समझो, ये स्कूल में दो बुलीज की लड़ाई हो रही है। अभी हम भी चाहते थे कभी एक को जाके पीटे, लेकिन हमारा हिम्मत नहीं हुआ कभी। तो अभी हम साइड पे खड़े रह के दो बुलीज का पिटाई देख रहे हैं। उसमें अल्टीमेटली हमारा फायदा होने वाला है। जब पिटाई चल रही है, एक दो शीशा हमारा फूटेगा, ठीक है, कोई बात नहीं, साइड पे खड़े रह के देखो।
अल्टीमेटली इसमें हमारा फायदा होगा। दूसरा चीज आप ये ध्यान में रखिए, बाहर के कारणों की वजह से जब भी यहां पे बिकवाली होती है, चाहे वो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हो, चाहे कोविड हो, चाहे 2013 का टेपर टैंट्रम हो, बाहर के कारणों की वजह से जब भी यहां पे बिकवाली होती है एफआईआईज की और अपना बाजार गिरता है, तो हम सब लोगों के लिए वो सस्ते में माल उठाने का मौका छोड़ के जाता है। ये पक्की बात है। अब देखिए, हम सब बच्चे थे, हम कहानी सुनते थे। एक कहानी सुनी थी मैंने जिसमें एक बंदा होता है जो टोपी बेचता है, गांव गांव जाके, टोपी पहनाने का नहीं, टोपी बेचने का बात कर रहा हूं मैं, गांव गांव में जाके टोपी बेचता है। वो एक गांव से दूसरे गांव जाता है, थक जाता है, तो पेड़ के नीचे आराम कर रहा होता है। पेड़ से कुछ बंदर आते हैं, उसकी सारी टोपी लेके चले जाते हैं। जब वो उठता है, उसको पता चलता है कि भाई जो टोपी मैंने पहनी है वो रह गई, उसके अलावा सब बंदर ले गए। बहुत कोशिश करता है, फाइनली फ्रस्ट्रेट होकर अपनी टोपी नीचे फेंकता है, तो सारे बंदर अपनी टोपी फेंक देते हैं। तो बोलने का मतलब ये है कि हमको बंदर बनने की जरूरत नहीं है। एफआई अपना माल बेच के जा रहे हैं, उसका मतलब नहीं कि हम भी अपना माल बेच देंगे। हमको कौन सा टोपी उठाना है उस पर नजर रखो, अपने को पैनिक करने की जरूरत नहीं है। 3-6 महीना रहेगा ऐसा ऊंच नीच, अल्टीमेटली अपने को सस्ते में माल देके जाएंगे। एफआईआईज बेच कर जा रहे हैं, लेकिन भारतीय बाजार बड़े डरे हुए हैं। अल्टीमेटली ऊपर में आएंगे, आप देखना। 1,27 लाख करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली हो चुकी। नीलेश भाई, एक सवाल जो आपने कहा था, भारत में इन्वेस्टर ये समझ नहीं पा रहा है कि गिरावट ट्रंप की वजह से या देसी अर्थव्यवस्था की वजह से, क्योंकि अगर आप आंकड़े देखें तो इंडिया की कंपनीज का एक्सपोर्ट एक्सपोजर लिमिटेड है और उसमें से कई सारे ऐसे सेक्टर हैं जो मार्केट में लिस्टेड नहीं है। तो एक सवाल ये भी आ रहा है कि अगर आप एफएमसीजी कंपनियों के रिजल्ट्स देखें, आप ऑटो कंपनियों के रिजल्ट देखें, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि दर्द हमारे भीतर है, कहीं डिमांड घटने का, बिक्री नहीं होने का, लोगों की तनख्वाहें नहीं बढ़ने का, और हम देख बाहर रहे हैं और ये मान रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के कारण बाजार गिर रहा है। ऐसा आपको महसूस होता है क्या? अंशुमन भाई, दोनों चीजें हैं। मार्केट की उम्मीदें बहुत बढ़ गई थी। पिछले 10 सालों में भारत विश्व की 10वीं बड़ी अर्थव्यवस्था से 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया और कुछ समय में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। 2020 में कोविड के समय में भारत की लिस्टेड कंपनी का मुनाफा 4 लाख करोड़ रुपया था। इस साल 2026 में 6 साल के बाद 18 लाख करोड़ रुपए का मुनाफा आएगा। 6 साल में तकरीबन 4.5 गुना मुनाफा बढ़ गया। तो लोगों की उम्मीदें बढ़ गई थी। ऑब्वियसली कहीं ना कहीं उस उम्मीद पे, एक्सपेक्टेशन के अनुसार डिलीवरी करना मुश्किल था जी। मोहम्मद अजहरुद्दीन ने जब क्रिकेट की कारकिर्दी शुरुआत करी टेस्ट मैच में, तो 3 शतक लगाए, चौथी पारी में शतक नहीं लगा पाए। तो आप ये तो नहीं कह सकते कि मोहम्मद अजहरुद्दीन बुरे बल्लेबाज है। 9 साल से निफ्टी ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। कहीं ना कहीं मार्केट की उम्मीदें बढ़ गई थी, एक करेक्शन उस वजह से है। दूसरा, ट्रंप साहब की वजह से भी है। हमारी एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स गुड्स में कम है, बट सर्विसेज में काफी ज्यादा है। गुड्स एक्सपोर्ट करने में हमारा मार्केट शेयर 2% के आसपास है, सर्विसेज में 6% के आसपास। तो हमारी इकोनॉमी ग्लोबल इकोनॉमी से जुड़ी हुई है। अमेरिका हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। अब उन्हें सर्दी लगेगी तो छींके तो हमें ही खानी पड़ेगी। तो मार्केट का करेक्शन दोनों वजह से हुआ है। कुछ एक्सपेक्टेशन के अनुसार कॉर्पोरेट इंडिया डिलीवर नहीं कर पाया और कुछ ट्रंप साहब ने पूरा वातावरण हिला कर रख दिया। 2 छोटे छोटे सवाल, फिर हम रैपिड फायर राउंड की तरफ चलेंगे। नीलेश भाई, अगर ग्लोबल रिसेशन आती है जिसके रिस्क दिख रहे हैं ट्रंप के और चाइना के ट्रेड वार को लेकर, कई सारे हैं, तो भारतीय निवेशकों के लिए आपकी निवेश स्ट्रेटजी में क्या बदल जाएगा? बस मैं उन्हें ये एक शेर याद रखने को कहूंगा, निगाहों पर मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की, मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। वाह। दुनिया की आंधी चाहे कितनी भी तेज हो, हमारा चिराग तो जलता रहेगा। हमारे चिराग में बहुत मजबूती है। मार्केट उतार चढ़ाव जरूर देगा, इकोनॉमी भी उतार चढ़ाव जरूर देगी, पर जैसा आशीष भाई ने पहले कहा, ये फॉरेनर्स बेच रहे हैं,
उसका मतलब ये नहीं कि हम उनके साथ बेचना चालू कर दें। इस करेक्शन का हमें लाभ उठाना चाहिए और धीरे धीरे खरीदी करनी चाहिए। जी आशीष, आखिरी सवाल पर हम रैपिड फायर की तरफ जाते हैं। नीलेश भाई भी कह रहे हैं, बाकी लोग भी बात कह रहे हैं, लेकिन फिर सिप क्यों टूट रही है? एसआईपी इन्वेस्टर्स, क्या ये वो नॉन सीरियस इन्वेस्टर है जिसने फ्रेंजी में मार्केट में पैसा लगाया था और शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड का फर्क नहीं समझ पाया था, वो निकल रहा है, या जेन्युइनली लोग डरे हुए हैं बाजार में गिरावट से और नई सिप खोलने के बजाय वो अपनी सिप तोड़ रहे हैं? आपका क्या ऑब्जर्वेशन? देखिए अंशुमन भाई, पिछले 20 साल में है ना 3 बार ऐसा हो गया कि अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज ह्यूमन साइकोलॉजी स्टडी करने वाले को दिया है 3 बार। तो बोलने का क्या मतलब है कि निवेशक जो है पैसा तभी लगाते हैं जब वो बहुत कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं। अब वो कॉन्फिडेंस तब महसूस करते हैं जब पिछला एसआईपी बढ़िया कर रहा है, और पैसा नहीं लगाना चाहते हैं जब कॉन्फिडेंट नहीं है या डरे हुए हैं, और डरे हुए तब है जब पिछला एसआईपी नीचे है। बोलने वाली बात यह है कि भाई आपके करंट कॉन्फिडेंस का आपके फ्यूचर रिटर्न से कोई लेना देना नहीं है। इनफैक्ट उल्टा है, जब आपको लगता है ना अभी तो अपुनिज भगवान है, वहां से पैसा नीचे जाने वाला है। तो लोग पैसा तब लगाते हैं जब उनको कॉन्फिडेंस महसूस होता है। कॉन्फिडेंस हमेशा गलत समय पे आता है। तो जब कॉन्फिडेंट नहीं है तब पैसा लगाना है, ये बहुत मुश्किल है। निवेश सारे बाजार के लोग कह रहे हैं, नीलेश भाई भी कहते हैं कि गिरते बाजार में एसआईपी फायदे का सौदा है, नुकसान का सौदा नहीं है, क्योंकि आपको कम पैसे में ज्यादा यूनिट्स मिलती हैं, और ये गणित निवेशकों को अभी भी समझ में नहीं आती है। हम अपने रैपिड फायर राउंड की तरफ हैं। 4-4, 5-5 स्ट्रेट सवाल और एक सवाल में एक लाइन में जवाब हम आप लोगों से चाहेंगे, जहां से हमारे दर्शक ये समझ सकें कि आप कैसे सोचते हैं। नीलेश भाई, आपकी सबसे बड़ी निवेश गलती क्या थी? सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट चूक क्या थी? मैंने दूसरे लोगों की टिप्स पे भरोसा किया, खुद की रिसर्च नहीं की और पैसा लगा दिया। जैसे आशीष ने बताया, मेरी कहानी भी कुछ उसी तरह है। अच्छा। टिप के भरोसे निवेश किया, पैसा डूब गया। एक किताब जिसने आपके पूरे इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी को बदल दिया? मैं उम्र के साथ साथ आपका रुख भी बदल जाता है। आजकल मुझे लगता है कि मार्केट साइकोलॉजी के ऊपर चल रहा है, तो मतलब अब गीता पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। कई बार लगता है कि गीता सबसे ज्यादा जरूरी था, पहले पढ़ा होता तो शायद अच्छा फंड मैनेजर बन जाता, बिकॉज वहां पे ह्यूमन साइकोलॉजी रिलेटेड बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं। तीसरा आखिरी सवाल सर, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करें कि नहीं? 100% करिए। दुनिया भर की सेंट्रल बैंकर अब इंडियन हाउसवाइफ की तरफ बन रहे हैं। सोना खरीदते हैं और बेचते नहीं हैं, और दुनिया में इतना सोना नहीं है कि सेंट्रल बैंकर्स और इंडियन हाउसवाइफ दोनों को दे पाए। गोल्ड में रैली काफी तेजी से हुई है, तो थोड़ा करेक्शन जरूर आएगा, बट सोने में निवेश करना जब तक सेंट्रल बैंकर कर रहे हैं तब तक करना उचित होगा। 3 छोटे छोटे बहुत क्विक सवाल आपसे, क्योंकि हमें मेरे को एक ही पूछो, टाइम हो गया है। इस समय सबसे ओवररेटेड सेक्टर कौन है बाजार में? ओवररेटेड या इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर। मेरे को ऐसा लगता है कि पिछले तेजी के घोड़े पे बैट नहीं करना चाहिए, नया घोड़ा ढूंढो। बोलने वाली बात ये है। इन्वेस्टमेंट का वो सिद्धांत जिसका दूसरा टैटू अपने हाथ पे बनवाएंगे आप, एक आपने बनवा रखा है। ये मेरे बेटे का नाम है। इससे बड़ा इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं कर रहा हूं मैं। 2029 में सेंसेक्स 1 नंबर दीजिएगा। 2025 में सेंसेक्स दिसंबर में 1 नंबर, हाँ इस साल एक नंबर दीजिएगा। सर मैं सेंसेक्स ट्रैक नहीं करता हूं, निफ्टी मेरे को लगता है जहां है वहीं रहेगा। निफ्टी जहां वहीं रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद नीलेश भाई, बहुत बहुत आभार। आशीष, आपका मुंबई से जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए, इतनी व्यस्तताओं और पारिवारिक उलझनों के बीच में हम आभारी हैं, अमर उजाला परिवार की तरफ से। आशीष, आपका बहुत बहुत आभार बॉम्बे से यहाँ तक आने के लिए और हमारे साथ चर्चा करने के लिए। आप सभी दर्शकों से निवेदन है, तालियां बजाकर स्वागत करें हमारे इस विशेष सत्र का, जो कि म्यूचुअल फंड बाजार और इन्वेस्टिंग पे था। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अंशुमन जी, और बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी, आप हमसे जुड़े, और नीलेश जी कि आपने इतना वक्त निकाला।